प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में एड ग्रेड का अध्याय 15 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के बारे में पढ़ेंगे और इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो इसमें जैसे हम दैनिक जीवन में जैसे दो राशियों के बीच में हमको तुलना करनी पड़ती है। ये राशियाँ ऊंचाई, भार, वेतन, प्राप्तांक आदि, चाल आदि हो सकती है। जब किसी सवाल में या प्रश्न में जैसे यहाँ पर जैसे मान लें कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है तो 2 पेनों की कीमत क्या होगी। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम देखें कि अगर ये बढ़ते जाएंगे, जैसे एक पेन के बजाय अगर 2 पेन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार जब एक राशि बढ़ती है और उसके साथ साथ दूसरी राशि भी बढ़ती जाती है तो इस प्रकार का जो अनुपात होता है उसको हम प्रत्यक्ष समानुपात या अनुक्रमानुपाती कहते हैं। और इसको अगर मान लो ऐसी स्थिति की एक राशि बढ़ रही परंतु दूसरी घट रही है तो ऐसी स्थिति में यह व्युत्क्रमानुपात या प्रतिलोम समानुपात इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार के उदाहरणों को हम और समझेंगे और आगे सवालों में हल करेंगे। तो इसमें जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है। विचरण मतलब कौन सा उदाहरण है यहाँ पर। तो जब चाल बढ़ने पर समय, अगर चाल बढ़ती है तो समय कम होते चला जाता है, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं है, बाकी सभी अनुक्रमानुपाती है। दूसरे सवाल में हम देखें कि यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी 8 किलोमीटर को निरूपित करती है तो मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी, तो 1 सेंटीमीटर 8 को कर रही तो 2 सेंटीमीटर 8 दूनी 16, तो 16 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो इसका डी वाला उत्तर सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 3 में देखें तो दांतों की संख्या और आयु के बीच में विचरण होता है। तो एक सामान्य रूप में हम मान सकते हैं कि दांतों की संख्या आयु के साथ बढ़ती चली जाती है, पर कई बार स्थितियां अलग अलग भी रहती है कि कुछ समय बाद दांत टूटते हैं, पर एक सामान्य रूप से मान सकते हैं कि यह सीधा अनुपात है। फिर अगला, यदि 15 डाक टिकटों का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर वर्ग है तो ऐसे 120 डाक टिकटों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 15 का क्षेत्रफल 60 है तो 120 का क्षेत्रफल कितना होगा। तो अगर इसको हम अनुपात समानुपात से हल करेंगे तो 480 आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें कि निम्नलिखित में कौन सा व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी संख्या घटना चाहिए। तो जैसे कार्य के घंटे, अगर यहाँ कार्य के घंटे अगर कम करना है तो श्रमिकों की संख्या को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और श्रमिक कम होंगे तो कार्य के घंटे बढ़ेंगे। तो यहाँ ये कार्य के घंटे और श्रमिक, इसमें ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम आगे प्रश्न क्रमांक 6 में देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 है, धातु के एक 3 मीटर लंबे पाइप का भार 7.3 किलोग्राम है तो उसी प्रकार के 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि पाइप का भार माना x किलोग्राम है, तो पाइप की लंबाई और पाइप का भार, इनको हम जब यहाँ लिख देंगे जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें, और ये विचरण कैसा होगा, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती विचरण है। तो ऐसे स्थिति में हम 3/7.3 हमने यहाँ लिखा और बराबर 7.8/x। अब यहाँ तिर्यक गुणा होगा तो ये x यहाँ पर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, और 7.8 में 7.3 का गुणा होगा। इसको हम सरल कर लेंगे तो सरल करने पर ये 18.98 किलोग्राम इसका उत्तर हो जाएगा। अर्थात 7.8 मीटर लंबे पाइप का भार 18.98 किलोग्राम होगा। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 7 में, एक 3 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई 4 मीटर लंबी है। यदि उसी समय एक खंभे की परछाई 24 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ
लंबाई, तो वस्तु की लंबाई 3 है, तब और उसकी परछाई की लंबाई 4 मीटर है, तो परछाई के सामने हमने 4 लिख दिया। अब हमने माना कि खंभे की ऊंचाई x मीटर है, तब उसकी परछाई 24 मीटर है, तो यहाँ परछाई वाले के सामने 24 आ गया। अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो परछाई भी ज़्यादा बड़ी बनेगी, अधिक लंबाई की, तो इसलिए अनुक्रमानुपाती विचरण है। तो 3/4 बराबर x/24 हमने लिखा, तिर्यक गुणा कर देंगे और x 24 का गुणा 3 से होगा, बटे में 4 है, सरल कर लेंगे तो 18 मीटर इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में हम देखें, कुसुम अपने घर से नानी के गांव तक गाड़ी चलानी है। वो नक्शे में 2 गांवों के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर मापती है। गांव के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, तो हम मान लें कि वास्तविक दूरी x किलोमीटर है। मानचित्र की दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर में मान लिया हमने कि x होगा, तो माना वास्तविक दूरी x थी। तो यह भी एक अनुक्रमानुपाती विचरण है, क्योंकि जैसे जैसे मानचित्र पर दूरी बढ़ते जाएगी तो वास्तविक किलोमीटर भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तिर्यक गुणा करके हम हल कर लेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 35 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें, किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए, प्रत्येक को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी आ जाए, मतलब 5 बच्चे कम हो जाए, तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? तो जैसे अगर बच्चे कम होंगे तो लड्डुओं की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो माना प्रत्येक बच्चे को x लड्डू मिलते हैं, तो बच्चों की संख्या और नीचे हमने लिख दिया लड्डुओं की संख्या। जब बच्चों की संख्या 30 थी तो 5 लड्डू मिल रहे थे, अब 25 हो जाएगी, 5 कम हो गए, इसलिए तो मान लिया कि x होंगे। तो अनुक्रमानुपाती विचरण है, तो ऐसी स्थिति में हम कभी भी याद रखेंगे कि इस ऊपर वाली संख्या का नीचे से गुणा होता है। तो 30 का 5 से गुणा हो जाएगा और 25 का x से होगा, तो x बराबर 25 नीचे आ जाएगा, सरल कर लेंगे तो 6 लड्डू। तो इस प्रकार से उसका उत्तर हो जाएगी प्रत्येक छात्र को 6 लड्डू मिलेंगे। अब हम देखें सवाल क्रमांक 10 में। सवाल क्रमांक 10 है, सवाल यही दिया गया है नीचे कि यदि 18 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 27 घंटे में पूरा करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो 18 श्रमिक, तो यहाँ हम देखेंगे इसमें कि माना x श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, हमने ऐसा मान लिया। तो घंटों की संख्या और नीचे श्रमिकों की संख्या, तो 48 घंटे में 18 श्रमिक है और तो 27 घंटों में हमको कार्य को करना है, तो हमने x श्रमिक माने। तो ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, तो इसलिए 48 गुणित 18 बराबर 27 गुणित x हो जाएगा। इसमें x का मान चाहिए तो 27 इसके नीचे आ जाएगा, सरल कर लेंगे तो 32 मजदूर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें, यदि कार्डबोर्ड की 12 सीटों का ढेर की ऊंचाई 45 मिलीमीटर है, तो 90 सेंटीमीटर ऊंचाई के ढेर में ऐसी कितनी सीटें आएगी? अब यहाँ ये मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसलिए 90 सेंटीमीटर में 900 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो हमने माना कि सीटों की संख्या x है, तो सीटों की संख्या और नीचे सीटों की ऊंचाई, तो 12 है तब उसकी ऊंचाई 45 मिलीमीटर है, तो x माना तभी 900, हमने 90 को यहाँ 900 में बदल लिया। यह अनुक्रमानुपाती विचरण है, क्योंकि सीटें अगर बढ़ेगी तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ते जाएगी। तो यहाँ तिर्यक गुणा होगा 12/45 बराबर x/900। तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 12 गुणित 900/45, सरल कर लेंगे तो 45 दूनी 90 होता है, इस प्रकार से 20 बार कट जाएगा और 12 दूनी 24, तो 240 सीटें इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखें, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 40 मिनट में एक दूरी तय करती है। उसी दूरी को 25 मिनट में तय करना है, तो औसत गति क्या होनी चाहिए? तो माना औसत गति हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, चाल है 60, तब समय लग रहा 40। जब चाल को अगर x माना तो यहाँ समय 25। ये प्रतिलोम समानुपात है, यह व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो इसमें 60 गुणित 40 बराबर x गुणित 25 हमने लिख दिया, x बराबर 60 गुणित 40/25, सरल करेंगे तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 में देखें कि एक टंकी एक साथ 6 नल खोल देने पर 1 घंटे 20 मिनट में भर जाती है। तो यहाँ पर
यदि 5 नलों का उपयोग करें तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो ये हमने नलों की संख्या 6 थी, तब यहाँ पर जो समय लग रहा है 1 घंटे 20 मिनट मतलब 80 मिनट, और 5 नल खोलेंगे तो हम मानेंगे कि x मिनट। तो अब यह एक व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा, क्योंकि जितने नल कम खुलेंगे उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए 6 गुणित 80 बराबर 5 गुणित x, सरल करेंगे तो 96 मिनट आएगा। 96 मिनट को अगर हम घंटे और मिनट में लिखें तो 1 घंटा 36 मिनट होता है, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें कि माल से लदा हुआ एक लोडिंग ऑटो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि वही चाल वही रहे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम देखें कि माना कि हमने x किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, तो तय की गई दूरी और समय घंटों में, तो 14 किलोमीटर चल रहा है दूरी, और कितना समय लग रहा है उसको 25 मिनट। पर चूंकि ये हमको 5 घंटे में पूछा, इसलिए उसको 25 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे, तो हमने 25/60 लिख दिया। अब यह अनुक्रमानुपाती विचरण है, क्योंकि समय बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगी। तो 14/25/60, तो ये 60 नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, 14 के साथ ऊपर आ जाएगा। तो 14 गुणित 60 और ये वाला 5 गुणित 5 बटे में आ जाएगा 25, सरल करने पर आएगा 168 किलोमीटर। तो यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 में देखें, यहाँ तीलियाँ दी गई है और तीलियों से रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के बीच के युग्म के बीच के कोण बराबर हो। मतलब ये जो कोण है इसका, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये सभी बराबर होना चाहिए। जैसे 4 तीलियां हैं, यहाँ अगर और तीलियां बढ़ा दिए तो ये वाले कोण सभी समान माप के होना चाहिए। तो यहाँ तीलियों की संख्या 4 है, तो कोण 90 अंश का बन रहा है, यहाँ देख रहे हैं हम। जब 6 हुई तो ये 60 अंश का बन रहा है, तो 8 जब हो जाएगी तो कितने अंश का हो जाएगा। तो यहाँ जो कुल कोण है 360 अंश का है। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमको पहले 8 वाले में ज्ञात करना है, तो तीलियों की संख्या अगर 8 है तब युग्म के बीच का कोण कितना होगा, तो 360 में 8 का भाग दे देंगे हम, तो ये कोण आ जाएगा। इसी प्रकार 10 तीलियों के लिए तो हम 360 में 10 का भाग दे देंगे, तो 36 अंश आ गया। 12 तीलियों के लिए तो 360 में 12 का भाग दे दिया, 30 अंश आ गया। तो यही इसका उत्तर होगा। अब प्रश्न में पूछा कि यदि 15 तीलियों वाले एक पहिए में क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। तो 15 तीलियां हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लें कि x, उसमें जो युग्म कोण बन रहा है x अंश का बन रहा है, तो 15 गुणित x बराबर 4 गुणित 90, और इसको चाहो तो हम 360 भी लिख सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 4 गुणित 90/15, सरल करेंगे तो 15 छक्के 90, 6 चौके 24, 24 अंश इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, यदि युग्म का कोण 40 अंश है तो तीलियों की संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यदि युग्म का कोण 40 अंश है तो हमने मान लिया कि तीलियों की संख्या y है, तो y गुणित 40 जो दिया गया कोण y गुणित 40 बराबर 4 गुणित 9 मतलब 360 अंश ही है। तो इसको y बराबर जब इसको सरल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 9 तीलियों की आवश्यकता होगी। अगर ये कोण हमको बनाना है 40 अंश का तो 9 तीलियों की आवश्यकता होगी। तो सभी सवालों को छात्र अच्छे से समझ लें और बार बार इनका अभ्यास करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।